आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर, सारे डेट्स पर, एप्लीकेशन सबमिशन डेट्स क्या है, लास्ट डेट क्या है, टीयर 1 कब होगा, टीयर 2 कब होगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट का क्रूशल डेट क्या है, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए, और सबसे मैं इंपॉर्टेंट वेटिंग लिस्ट पर भी हम अपनी बात करूँगा। तो आप सब अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जून से स्टार्ट है, 4 जुलाई तक चलेगा। उसके पहले भर दीजिएगा फॉर्म। और इसमें जो करेक्शन डेट आएगा वो 9 तारीख है, 9 से 11 तारीख तक करेक्शन डेट है। जब भी आप गलती करते हैं तो उसको अगर आपको करेक्ट करना है तो उसके बाद एसएससी विंडो ओपन करता है जिसमें आप 9 से 11 जुलाई तक करेक्ट कर सकते हैं। इसका कुछ फीस है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। इसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है। टीयर 1 एग्जाम कब होगा, 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच है, क्योंकि लंबा एग्जाम चलता है, मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो इसलिए ये एक पूरा पीरियड दिया हुआ है 13 अगस्त से 30 अगस्त तक। इसका टीयर 1 का जो सिलेबस है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। टीयर 2 का जो है वो दिसंबर 2025 में होगा, दिसंबर 2025 यानी इस साल के दिसंबर में होगा। इसका भी सिलेबस मैं आगे बताऊंगा, आप लोग बने रहिए। हम बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि जस्ट अभी स्टेनो की वैकेंसी आई है, वो बहुत गंदी वैकेंसी थी भाई, 261 वैकेंसीज थी। हालांकि उसमें भी मैंने रीज़न बताया वैकेंसी कम क्यों थी और क्यों बढ़ेगी। अप्रॉक्स 14,582 वैकेंसीज आई है, ये भी बढ़ सकती है। सेम रीज़न अभी जो स्टेनो के लिए मैंने कहा था कि वो जून चल रहा है और अभी लगभग 6 to 7 मंथ्स बाकी है, जिस वजह से वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए जिनके रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है एसएससी को, तो उनका रिप्लाई जब आ जाएगा तो वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एसएससी का वेटिंग लिस्ट का जो रूल नया आया है वो क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, उन्होंने कहा है कि हम एक्सटेंडेड कट ऑफ लेंगे। एक्सटेंडेड कट ऑफ का सिंपल मीनिंग यही होता है कि अगर पहले कट ऑफ 140 मार्क्स था और डीवी के बाद अगर 15-20 पोस्ट या 100 पोस्ट खाली रह जाता है तो कट ऑफ को 140 से 138 या 137 करके थोड़ा मार्क्स कम करके और बच्चों को उठा के वो पोस्ट देंगे। अब वो पोस्ट किस आधार पे देंगे वो मेन इशू है, क्योंकि यहाँ पे सारे पोस्ट का ग्रेड पे अलग अलग है, सारे बच्चों का प्रेफरेंसेस अलग होता है, समझ गए। और इसमें क्या इन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट स्लाइडिंग बोल रहा है, स्लाइडिंग रूल बोल रहा है। स्लाइडिंग रूल क्या है किसी का समझ में नहीं आ रहा। हालांकि एसएससी ने साफ कहा है कि स्लाइडिंग स्कीम के तहत हमने करने को कोशिश की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने अप्रूवल के लिए भेजा है, यानी एसएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डीओपीटी के जरिए भेजा होगा, जो अप्रूव होने के बाद ही अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। और इसकी अप्रूव होने के बाद इसकी सारी जो मोडालिटीज़ हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बताया जाएगा वेबसाइट पे। एसएससी हम लोग को बता देगी। स्लाइडिंग स्कीम जो है ना, स्लाइडिंग स्कीम से एक ये कयास लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है कि पहले फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसका 3rd प्रेफरेंस था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, 4th प्रेफरेंस था एग्जामिनर, ठीक है, 4th प्रेफरेंस था एग्जामिनर। बट अब क्या हो रहा है कि अगर उसे 3rd प्रेफरेंस नहीं मिला, 3rd प्रेफरेंस नहीं मिला और उसको एग्जामिनर मिला, तो अब अगर आईटीआई वाले कुछ बच्चे फॉर एग्जांपल 10 सीट्स खाली हो गई, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या वो एग्जामिनर वाले बच्चों को ऊपर की तरफ सरकाएंगे? क्या एग्जामिनर वाले बच्चों को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे? अगर वो स्लाइड करेंगे तो क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या इसका जो रिक्वेजिशन एसएससी के पास आते आते इसकी जो 10 पोस्ट खाली रहने की जो रिक्वेजिशन है, जो न्यूज़ है, वो एसएससी के पास आते आते क्या एग्जामिनर वाला बच्चा डीवी करवा के अपने पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर चुका होगा? ये बड़ा सवाल है यहाँ पे, समझ गए। तो इसका एक ये हो सकता है, अगर ये रूल वो लागू करते हैं स्लाइड वाला कि ऊपर की तरफ सबको स्लाइड करेंगे और नीचे से बच्चों को फिर फिलअप करेंगे, तो ये एक ही शर्त पे हो सकता है अगर डीवी एसएससी कराए, उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।
दूसरी बात ये हो सकता है कि सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे का सिंक बिठाना होगा कि वो एक साथ सबका डीवी कराए और एक साथ सबकी ज्वाइनिंग कराए। अलग अलग ज्वाइनिंग होगी तो आईटीआई वाला बच्चा लेट ज्वाइन करेगा, हो सकता है एग्जामिनर वाला बच्चा पहले ज्वाइन कर जाए और फिर वो रिज़ाइन करके तो आईटीआई वापस ज्वाइन करेगा नहीं, जो इम्प्रैक्टिकल है पूरी तरह से। समझ गए? तो यही एक कुछ हम कयास लगा सकते हैं। इसके अलावा स्लाइडिंग मेथड का कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी छोड़ते हैं एसएससी पे। कुछ कर रही है तो अच्छा ही कर रही होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट्स क्या है देख लो भाई। करेक्शन डेट जो है 9 से 11 तारीख तक है, ठीक है। देखो फॉर्म को रिस्पॉन्सिबिलिटी भरो, पैसा लगता है। अभी देखो तुम करेक्शन का क्या रूल है, देखो 200 रुपये करेक्शन का रूल है यहाँ पे, वो 200 रुपये एक करेक्शन का ले रहे हैं। इसके बाद अगर तुम सेकंड करेक्शन करते हो तो 500 रुपये, और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी और जेंडर है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, वो 100 रुपये भी उसको नहीं लगा और करेक्शन करने के चक्कर में 200 और 500 रुपये लग जाएंगे, यानी 700 रुपये लग जाएंगे उसको। अगर सेकंड करेक्शन करेगा तो 500, फर्स्ट करेक्शन है तो 200। इसलिए फॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भरना मिस मत करना। चलो एज रिलैक्सेशन क्या है देख लेते हैं। SC ST अगर हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है अबव यूआर कैटेगरी एज का, ठीक है, जो 30 साल तक होता है लगभग। मैक्सिमम पोस्ट में 30 है, कुछ में 27 है। OBC है तो 3 साल और PWD अनरिजर्व्ड है तो 10 साल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रूशल डेट्स फॉर कास्ट सर्टिफिकेट्स का जो क्रूशल डेट्स है वो क्या है सुन लो। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। SC ST OBC जो तुम लोग सर्टिफिकेट लाओगे उसका जो लास्ट क्रूशल डेट है वो है क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट ऊपर देख लेना क्या था। अब बात करते हैं SSC CGL के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। SSC CGL में क्वालिफिकेशंस देख लो तुम लोग कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है ना वो एज ऑन 1/8 है, ठीक है, 1/8 है। मतलब ये क्रूशल डेट है, इस तारीख तक अगर कोई ग्रेजुएशन इस बार दिया है या कोई डिग्री कोई बीटेक इस बार किया है इस साल, तो उसका लास्ट 1/8/2025 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप अप्लाई करते भी हो बाद में बाहर कर दिए जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देख लो क्या है। JSO की पोस्ट जो है ना भाई, JSO पोस्ट के लिए कुछ अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस चाहिए। क्या चाहिए? तो 12th लेवल में आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स के साथ आपका 12th होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स। समझ गए? अगर वो नहीं है तो बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ये JSO का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देखो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसका थोड़ा टफ है। क्या है इसका टफ कि इसे तुम्हें बैचलर डिग्री चाहिए। समझ गए? पहला चीज़ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 3 साल, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, या फिर 6 सेमेस्टर में। 3 साल में पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए सारे सेमेस्टर्स में, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में, यानी 3 साल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है कि वो लास्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। बस 1 साल का कोर्स भी होता है, 3 साल में नहीं होता, 2 साल कुछ और पढ़ते हैं और लास्ट ईयर बस स्टैटिस्टिक्स एंटर करता है उनका सिलेबस में। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। इसको 3 साल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो और उसके बाद क्या है, ऑल अदर पोस्ट के तो भाई बैचलर डिग्री चाहिए, सिंपल बात है। कब तक क्लियर होना चाहिए? 1/8/2025 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, अदरवाइज भरना मत। चलो एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते जल्दी जल्दी। टीयर 1 और टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले टीयर 1 की बात करेंगे। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस यानी GK हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स हो गया, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन यानी इंग्लिश हो गया। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के रहेंगे, यानी 50-50 मार्क्स हो गया, टोटल 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। माइनस मार्किंग 1/4 होगा। समझ गए? 1 घंटा तुमको टाइम मिलने वाला है, इसमें 1 घंटा टाइम मिलने वाला है। और अगर वो किसी स्क्राइब से हो तो वो 1 घंटा 20 मिनट है तुम लोग के लिए। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे जो टीयर 2 है,
टीयर 2 में दो पेपर होगा, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और नीचे है इधर पेपर 2। तो पेपर 2 जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो फिलअप करोगे और तुम उसके कट ऑफ को क्लियर करते हो, जो टीयर 1 में थोड़ा हाई कट ऑफ होता है उसको क्लियर करते हो, तो तुमको स्टैटिस्टिक्स पेपर देना होगा 100 क्वेश्चंस का 200 नंबर, 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन 200 नंबर के देने होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो क्लियर नहीं करते हो, तुम जनरल स्ट्रीम में हो, अदर देन जेएसओ एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में, तो ये सिंपल सिलेबस है उसका। 2 होगा पेपर, सेशन 1, सेशन 2, एक सेशन होगा 2 घंटा 15 मिनट, दूसरा सेशन होगा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट वाला इंपॉर्टेंट है, और 15 मिनट का जो सेशन 2 है इसमें सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट होता है, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, ईजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। तो पहला हम सेशन 1 का बात करेंगे। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, दोनों 1-1 घंटे का होगा, 1 घंटा और ये 1 घंटा। इसमें जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है वो 30 क्वेश्चन होंगे मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 3-3 मार्क्स के होंगे, 180 मार्क्स, समझ गए। इंग्लिश 45 क्वेश्चन होगा और जीके 25 क्वेश्चन होगा। इसमें 3-3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, 210 मार्क्स, समझ गए। 1-1 घंटा मिलेगा। और कंप्यूटर टेस्ट जो है वो 20 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, टोटल हो गए 60 मार्क्स। और कंप्यूटर का मार्क्स मेरिट में कैलकुलेट नहीं होता, हालांकि जो पहले सीपीटी पोस्ट था उसके लिए हाई कट ऑफ रहेगी, और जो नॉन सीपीटी पोस्ट था उसके लिए नॉर्मल पासिंग करना ज़रूरी है, समझ गए। कट ऑफ ये दोनों सेशन पे बनेगा, समझ गए। और जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पास किए हैं उसका स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर 2 जो भी मैंने बताया उस पे बनेगा, वो भी ऐड हो जाएगा इसमें, समझ गए। तो ये मेन है तुम्हारे पास, इतना इसमें ही बनेगा। इसमें जो माइनस मार्किंग होगी 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। चलो भाई, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और भाई वीडियो सब्सक्राइब करते जाना, कुछ छूट सकता है, जो भी चीज़ें छूटी होंगी कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सब्सक्राइब करते जाना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो बाय।